जीएसटी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन साल में 37 रिटर्न भरने को लेकर कारोबारी परेशान हैं। वहीं जीएसटीएन सीईओ का कहना है कि कारोबारियों को इसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो लोग कहते हैं कि हमें महीने में 3 रिटर्न फाइल करने होंगे जी, एक्चुअली आपने एक पहला जीएसटीआर 1 ही करना है। जीएसटीआर 2 तो सिस्टम ने बना दिया, आपने उसे एक्सेप्ट करना है। और जो थर्ड है ना, थर्ड में कुछ नहीं करना आपने। आपकी सेल, आपकी परचेज के बेसिस पे एक स्टेटमेंट आ जाती है कि आपकी लायबिलिटी इतनी है, इतनी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये बच्चा वो आपको पैसे जमा करने हैं। यानी ये जो बताया जा रहा है, जो उनको जहन में प्रश्न आ रहे हैं कि हमें टोटल 37 रिटर्न्स एक साल में करनी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फिर ये कहाँ से हुआ, तो आप बता रहे हैं ऐसा एक्चुअल नहीं है। नहीं है, आपको सिर्फ जीएसटीआर 1 जो मेन यही है कि जिसपे आप अपनी सप्लाई या अपनी सेल्स की डेटा डाल दिया आपने जी, उसके बाद तो सिस्टम परचेज की डेटा आपकी खुद बनाता है। आपने कहना है कि हाँ ये मेरी परचेज है। और जो थर्ड वाली है वो तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि सेल के ऊपर लायबिलिटी इतनी हुई, परचेज के ऊपर आपको इतना इनकम टैक्स क्रेडिट मिला, दोनों का जो बैलेंस है वो आपने जमा करना है। राइट। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो उतना आपको रिफंड मिलेगा, वो रिफंड आएगा। और एक्सपोर्टर्स का जो रिफंड है, इसका प्रोसेस जो है वो भी ऑनलाइन है। 90% आपको हाँ के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल। अब आप जीएसटीआर 2 आपके पास आया जी, आप परचेजर हैं, आपकी सारी आ गए, आपने सब देख लिया, आपने उसमें कहना है कि एक्सेप्ट 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 कि हाँ ये मेरी परचेज है, ये मेरी परचेज है, मेरी परचेज है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए मैं भूल गया अपलोड करना जी, आपके पास इनवॉइस है और आपके पास मटेरियल भी आ गया है या सर्विस ले चुके हैं आप, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये भी फंक्शनैलिटी हमारे ऑफलाइन टूल में है। सत्य तो एक ही होगा, एक ही इनवॉइस है, उसको मैं सेल इनवॉइस करता हूँ, आप उसको परचेज इनवॉइस करते हो, तो 2 लोग नहीं डालेंगे, एक ही आदमी डालेगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। किसी इंडिविजुअल के हम देख रहे हैं चेन में प्रॉब्लम आती है और उसको जिनके साथ वो डील कर रहे हैं उसको कन्विंस करना होता है कि उसके एंड पे फॉल्ट है, तो उसमें उनकी इंडिविजुअल की कितनी लायबिलिटी होगी अगर वो अपना जो पूरा काम कर चुके हैं, लेकिन जिसके साथ बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं उसमें उनके इश्यूज आ रहे हैं। देखिए दिक्कत इसमें किसको हो सकती है, आर्गुमेंट हमारे पास ये था कि मैंने तो खरीदा जी, मैंने टैक्स भी दे दिया, अगर उसने अपलोड नहीं किया तो मैं क्या करूँ जी। तो पहला तो सरकार आपको कह रही है कि आप उसको क्लेम कर सकते हैं 1 महीने तक, आप ऐड कर सकते हैं अपने जीएसटीआर 2 में जी, अपनी परचेज रिटर्न में। तब क्या होगा, दूसरे वाले को तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, यही 2 ऑप्शन उसके पास है। अगर वो नहीं करता है ना, उस डीलिंग कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, मेरे और आपके बीच में है। तो और कोई बिजनेस जो होता है वो एक दिन के लिए बिजनेस नहीं होता है, बिजनेस लॉन्ग टर्म होता है। जीएसटी में पेमेंट भी एक बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन आपको बता दें कि जीएसटीएन में पेमेंट के लिए कई विकल्प खोले गए हैं। पेमेंट के लिए सरकार ने कई नई चीज़ें लगाई हैं। आज जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कल वैसे ही करेंगे। आज भी 25 एजेंसीज हैं, बैंक हैं जिसको आरबीआई ने अप्रूव किया है, कल को भी वही 25 बैंक हैं। लेकिन नई चीज़ क्या की है कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आप इन 25 के अलावा अगर मान लीजिए किसी दूसरे बैंक में आपका अकाउंट है जी, प्राइवेट बैंक में बहुत सारे लोगों के अकाउंट है, कोऑपरेटिव बैंक में है, आप एनईएफटी आरटीजी से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे चालान बनाना है तो ये खुलेगा जिसपे कि आप टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फ़ी, अदर्स टैक्स वाइज, ये सीजीएसटी हो गया, सेंट्रल जीएसटी, ये इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये सेस, और ये हमें एग्जांपल लिया जिसमें कि टैक्स पेयर हमारा झारखंड का है तो झारखंड जीएसटी आ गया। तो आप रेलेवेंट जो चीज़ें डालते जाएंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ एक टोटल चालान अमाउंट कैलकुलेट करता जाएगा, जैसे जैसे यहाँ डालते जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है। एंड इस आईजीएसटी पर इनफैक्ट ये एक वॉश आउट टैक्स रहेगा जिसपे आपको उस पर वापस मिल जाएगा जी। वापस मतलब कि ये जो आपका खरीदार है उसके पास चला जाएगा, वो उसको क्लेम कर रहेगा, फिर तो मूव करेगी सेलर स्टेट से बाइंग स्टेट को। उसके बाद पेमेंट मोड है, ई पेमेंट है, ओवर द काउंटर है, 10,000 रुपये तक आप जमा कर सकते हैं। यहाँ से चालान बना के प्रिंट करके और आप बैंक में जाके जमा कर सकते हैं, लेकिन 10,000 रुपये तक ही, बाय कैश और बाय चेक। 10,000 से ऊपर आपको ई पेमेंट ही करना है या एनईएफटी करना है। उसके बाद आप बैंक चूज़ करेंगे, ये हमारे सारे बैंक्स हैं। अगर आपने जैसे ओवर द काउंटर किया तो अगर चेक है तो चेक की डिटेल डालनी होगी यहीं, या डिमांड ड्राफ्ट है या कैश है। उसके बाद आप कहेंगे जनरेट चालान, तो आपको चालान जनरेट करके और ये दे देगा यहाँ पे। इसको आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ये तो पेमेंट कर मतलब इसको प्रिंट निकाल के जाएंगे आप। ये एक नंबर जनरेट होगा जो यूनिक रहेगा पूरे साल के दौरान।
इससे ये हमेशा लिंक ट्रैक किया जा सकेगा कि ये चालान कब बना था, किस बैंक में गया। जब बैंक में पेमेंट हो जाएगा तो ये CPIN इसके आगे वो अपनी 2 डिजिट और लगाएंगे बैंक वाले, किस बैंक ने किया और किस डेट में किया, तो ये और बड़ा हो जाएगा। ये फिर हमारे पास वापस आएगा तो हम उसके अकाउंट एंट्री करेंगे और वो पैसा जो है बैंक से RBI को जाएगा, RBI से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस केस में झारखंड गवर्नमेंट का तो झारखंड गवर्नमेंट। तो लीजिए, GST में एनरोलमेंट, रिटर्न फाइलिंग और पेमेंट की चिंता तो दूर हो गई, लेकिन GST में ऐसे कई और अहम पहलू हैं जो आपके कारोबार करने के तरीके को पूरी तरह बदल देंगे। आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है कि GST एनरोलमेंट के बाद आपका डेटा कितना सुरक्षित है और कारोबारियों की रेटिंग्स के क्या मायने हैं और इससे आपको क्या फायदा होगा। तो आज के सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। प्रकाश जी, आप हमें ये बता सकें, काफ़ी इनवॉइसेस अपलोड होंगी मंथली बेसिस पर, कितना रफ आप कुछ एस्टिमेट बता सकते हैं कि आपको क्या फीडबैक मिल रहा है सर? जो 9 प्रदेश है जहाँ पे इनवॉइस डेटा ली जाती है, उनके बेसिस पे हमने पूरे कंट्री के लिए जो एस्टिमेट किया है, करीब 260 करोड़ बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस डेटा आएगी हमारे पास। बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं आनी हमारे पास। ये मंथली बेसिस की आप बात कर रहे हैं? मंथली बेसिस पे, बट ये सिर्फ, हाँ, बट ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है आज के कंप्यूटर्स के लिए और आज के कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए। जी, और इसके लिए सिस्टम्स आपके प्रॉपर्ली मतलब फुली गेयर्ड अप हैं 1 जुलाई के लिए? जी हाँ, बिल्कुल गेयर्ड अप है। और हमने जो डिज़ाइन किया वो ये किया था कि इससे डबल लोग अगर आ जाएं तो भी हमारा सिस्टम काम चले, नंबर 1। बट हमारी लोगों से गुजारिश यही होगी कि लास्ट दिन के लिए वेट ना करें। पहले आप करेंगे, पहले रिटर्न फाइल करेंगे और रोज़ की रोज़ अगर आप इन्वॉइसेस डालेंगे, और ख़ास करके जो बड़े टैक्स पेयर हैं जिनके की बहुत ज़्यादा इन्वॉइसेस हैं, उन्हें तो रोज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर लास्ट डे के लिए करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। जी, ये अगर टाइमली करेंगे तो इनको टैक्स क्रेडिट मिलने में भी जो पूरा प्रोसेस है वो और स्मूदन हो जाएगा और स्मूदन हो जाएगा। इनके जो परचेजर्स हैं उनको आसानी होगी, उनको सारा कुछ दिखाई, इनकी रिकन्सिलिएशन हो पाएगी। जी, हम जो इसे सिस्टम बना रहे हैं, जैसे सप्लायर ने चढ़ाया, बायर को दिखेगा, बायर उसको डाउनलोड करके अपनी रिकनसाइल कर सकता है कि मैंने जो PO इशू किया था वो सब इससे मैच हो गया कि नहीं। आप ये भी बता सकें, जहाँ तक रेटिंग्स की बात है, जो एक डिसिप्लिन तरीके से काम नहीं करेगा उसकी रेटिंग्स पर भी इम्पैक्ट होगा। ये रेटिंग्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन बता सकें, इसके क्या मायने हैं, ये किस तरह से वर्क करेगा, क्या मैसेज है रेटिंग्स को लेकर? रेटिंग्स बेसिकली है कि आप कितने टैक्स कंप्लायंट हैं और कितने रेगुलर हैं, उसके बेसिस पे। अगर आप रेगुलर फाइल कर रहे हैं और रेगुलर अपनी जो आपकी असिस्ट सेल्फ असिस्ट है ये, आप अपनी टैक्सेस फाइल कर रहे हैं तो आपकी रेटिंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर आपके 10 खरीदार आ जाते, कहते कि इसने तो चढ़ाया नहीं, जैसे मैंने चढ़ाया नहीं, और ये बार बार अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो फिर मेरी रेटिंग कम होगी। ऐसे कई सारे और भी क्राइटेरिया जो हैं वो गवर्नमेंट की कमेटी उसको डिसाइड कर रही है और उसके हिसाब से GST काउंसिल में ये अप्रूव होगा। बट मेजर चीज़ ये कि अगर आप रेगुलर हैं और अपने टैक्सेस टाइम से फाइल कर रहे हैं तो आपकी रेटिंग बहुत अच्छी होगी और ये रेटिंग दिखाई देगी बाकी सभी लोगों को। और आखिर में बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी की। हाल ही में हुए डेटा लीक कांड के बाद आपके लिए यह जानना जरूरी है कि GSTN में आपका डेटा कितना सुरक्षित है और इसके लिए कितनी तैयारी की गई है। ये जो डेटा आपके साथ सब बिजनेसेस शेयर करेंगे, इसकी सिक्योरिटी को लेकर आप किस तरह से प्रावधान कर रहे हैं? क्या आप इसको लेकर तैयारियां कर रहे हैं ताकि वो फुल प्रूफ रहे? हमने जो वर्ल्ड की बेस्ट क्लास सिक्योरिटी सिस्टम्स इसमें लगाया है रादर, और इसको 3 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एक तो जैसे कि फिजिकल सिक्योरिटी, जहाँ डेटा सेंटर होता है, तो हमारे जो 2 डेटा सेंटर्स हैं, एक हमने टाटा कम्युनिकेशन से लिया हुआ है, दूसरा हमने एयरटेल से लिया हुआ है, जो DC और DR होता है। दे हैव बेस्ट क्लास सिक्योरिटी सिस्टम्स और गवर्नमेंट के सभी लार्ज टैक्स डिपार्टमेंट के सब इन्हीं लोगों के पास हैं। देन आता है कि बाहर से अटैक ना हो जी, तो बाहर से अटैक होता है, कई तरह के अटैक हैं, जैसे DDoS अटैक होता है या मालवेयर्स आते हैं, ये आते हैं। तो इन कोई भी चीज़ सिस्टम में हमारे आने के पहले उसकी इंस्पेक्शन होती है, उसके बाद ही फिर वो डेटा भीतर इंजेस्ट होता है। और जितनी लोग इसको हैंडल करेंगे सबके लिए रोल बेस्ड एक्सेस है। ये नहीं कि आप अगर टैक्स ऑफिसर हैं और आपके पास 2000 टैक्स पेयर्स हैं तो आप उन्हीं 2000 की डेटा देख सकते हो, किसी और के नहीं देख सकते। इसको कितने समय तक आप सेफली अपने पास रखेंगे एक इंडिविजुअल के डेटा को? ये जो लॉ के हिसाब से हमें 7 साल तक इसको रखना है। उससे आगे भी हो सकता है कि अगर कोई अपील में केस चली गई तो जब तक फाइनल नहीं होता तब तक ये डेटा रखी जाएगी।
तो डेटा दो तरीके से रखी जाती है, एक जो है कि तुरंत आप रिट्रीव कर सकें, और दूसरा होता है कि आर्काइव में डाल देते हैं, जैसे 3 साल से ज़्यादा हो जाएगा उसको आर्काइव में रख दिया जाएगा। बट ये सारी एनक्रिप्टेड होंगी। जैसे डेटा हमारे पास आएगा वो एनक्रिप्ट होकर रखा जाएगा। उसके बाद उसकी शार्डिंग भी होती है कि एक टैक्स पेयर का डेटा एक जगह नहीं होता, उसको अलग अलग पार्ट में करके अलग अलग जगह रखा जाता है। तो ये थी जीएसटी से पहले आपको तैयार करने की हमारी एक कोशिश। लेकिन चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि जीएसटीएन पर शुरुआत में सभी जानकारियां इंग्लिश भाषा में उपलब्ध होंगी। इसे जल्द ही देश की क्षेत्रीय भाषाओं में भी लाया जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और मिशन जीएसटी होगा कामयाब। ये बड़ा रिफॉर्म है और एक ऐसा मॉडल जिस पर दूसरे देशों की नज़रें भी हैं, किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होता है और आगे बढ़ता है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच साहब। थैंक यू वेरी मच।